नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 वैकेंसी के लिए जो है अंकित भाटी सर की हम लोग बुक कवर कर रहे थे सामान्य अध्ययन का। इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता और साथ ही साथ वैदिक सभ्यता और जैन धर्म बौद्ध धर्म पूरा का पूरा कवर हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग जो है मौर्य वंश पर आएंगे और बिंदुसार से आगे ले जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कवर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सब आज जितना हो पाएगा तो कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंदीप नंदवंश शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, घनानंद को पराजित करके बना था। मगध की गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस का राजदूत मेगस्थनीज आया था। भारत में रहकर मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। यह जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं। कौटिल्य चाणक्य ने भारतीय राजनीति की पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपासना, ध्यान रखिएगा, संलेखना प्रथा, यह बार बार पूछा जाता है, के द्वारा जो है शरीर त्याग की, यानी जो है भोजन पानी त्याग कर इसमें जो है शरीर का त्याग किया जाता है। आते हैं बिंदुसार पर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं। मिस्र के शासक टामली द्वितीय ने फिल्डेस ने भी डायनोसियस नामक राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक अशोक की बात करते हैं तो इसमें जो है सबसे ज्यादा यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ये भी क्वेश्चन हाल ही से जो है बार बार पूछा जा रहा है कि यानी राजगद्दी पे बैठने पहले वह क्या था। आगे देखते हैं। अशोक को उसके अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है, यानी ज्यादातर लोग इसी नाम से इसे जानते थे। आगे देखते हैं। अशोक का नाम उल्लेख इसका मास्की व गुर्जरा निट्टर तथा उदगीलम अभिलेख में मिलता है। इसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा गया है। अशोक को ध्यान रखिए, इनके कई सारे नाम हैं। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा था। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। किंतु राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी आपको पता है कल्हड़ ने लिखी थी। आगे देखते हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। इसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के अभिलेखों के बारे में आज देखते हैं। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन जो है अशोक ने ही करवाया था। शिलालेख और इस पर क्या क्या विषय थे। पहला शिलालेख जो है इसमें पशुबल की निंदा की गई थी। सभी मनुष्य मेरी संतान है, इसमें कहा गया था अशोक के द्वारा। दूसरा शिलालेख है, इसमें पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य की बात की गई थी। चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र राज्यों की भी चर्चा इसमें मिलती है। तीसरे शिलालेख पे आते हैं। इसमें जो है युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों के दौरे कराने का आदेश दिया था। चौथा शिलालेख में इसमें मेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। धम्म महाप्रामों की नियुक्ति के विषय में जानकारी यहीं से मिलती है। आगे देखते हैं। छठा शिलालेख अगर बात की जाए तो इसमें जो है आत्मनिर्भर की शिक्षा दी गई है।
7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। 8वां शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है। 9वां शिलालेख हुआ है धम्म समारोह की चर्चा की गई है इसमें। 10वें शिलालेख की अगर हम बात करें तो धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख है सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे हम यहाँ पर मौर्य प्रशासन की बात कर लेते थे। पांड्याध्यक्ष, वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था उसे पांड्याध्यक्ष बोलते हैं। पौतवाध्यक्ष की अगर बात करें तो माप तौल का 2 अध्यक्ष होता था उसे पौतवाध्यक्ष होता था। सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का जो है अध्यक्ष जो था उसे जो है सूनाध्यक्ष कहा जाता। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्ययन जो करता था अध्यक्ष था वह जो है लक्षणाध्यक्ष था। नवाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष जो था उसे नवाध्यक्ष बोला जाता था, और एक क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसे इंपॉर्टेंट में रखिएगा। विदिताध्यक्ष की अगर हम बात करें तो चारागाह का जो अध्यक्ष होता था उसे विदिताध्यक्ष बोलते थे। गुप्त वंश के पर आते हैं, मौर्य वंश यहाँ से समाप्त करते हैं। दिया गया है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसे महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ का प्रथम प्रतापी राजा था, इसके बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की थी। इन्हें एक नवे संवत यानी गुप्त संवत चलाने का भी श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। यह आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त पर। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद में राजगद्दी पे बैठा। उसने आर्यव्रत तथा दक्षिणावर्त को क्रमशः 9 और 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इतिहास में से विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। ध्यान रखिएगा, किसने इसे भारत का नेपोलियन कहा था? कहा था आपका विंसेंट स्मिथ ने। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करते हैं। यहां से ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिशेन ने लिखा था। वह जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ईरण से प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी राजा माना गया था। इस अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी अंकित है, यानी समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? दत्त देवी। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की दक्षिणा पथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की है। अपने विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्कों तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ, आग्रह पराक्रमांक जैसे नाम उसके गौरवमय जीवन चरित्र स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज होने के समान था। यह कहाँ मिलता है? ईरण अभिलेख में यह जो है जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ, विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जाता है कि इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त पर, तथा कविराज की भी उपाधि से प्रदान की गई है। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंद को संरक्षण दिया था। अब समुद्रगुप्त से आगे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय पर आते हैं। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त एक कमजोर शासक के अस्तित्व का भी उल्लेख मिलता है। यानी इनके बीच जो है रामगुप्त नामक एक शासक भी हुआ था।
दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ महरौली का लौह स्तंभ हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा कीर्ति वर्णन का किया गया है। इनका भी कीर्ति का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया था। यानी इन्होंने जो है एक दूसरे राजाओं के साथ विवाह संबंध बढ़ाए थे। आगे देखते हैं, उसने अपने पुत्र कुमार गुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक काकुत्स्वर्मन की पुत्री से किया था। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। जिसमें कौन कौन थे, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे। जिसमें कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपड़, वाराह मिहिर एवं वरु रुचि जैसे विद्वान थे। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे फायान। गुप्त काल में कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं, क्योंकि सभी विद्वान लगभग इन्हीं में थे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से हो जाता है। ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, मालिकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, शाकुंतलम, मुद्रा, ये सब जो है कालिदास की रचना है। यही मुद्रा राक्षस पे आ जाते हैं तो विशाख दत्त की है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है। 10 कुमार चरित्रम दंडिन की है। हर्ष चरित्र कादंबरी, यह जो है बाण भट्ट की लिखी है। बहुत बार पूछा जाता है हर्ष चरित्र और कादंबरी। यही पंचतंत्र की बात करें तो यह विष्णु शर्मा की राइटिंग है। सूर्य सिद्धांत की अगर बात करें तो आर्यभट्ट ने इसे लिखा था और पंचसिद्धिका जो है वाराह मिहिर द्वारा यह रची गई थी। आगे देखते हैं, गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। बार बार पूछा जाता है इनका राजकीय चिन्ह, तो ध्यान रखिएगा। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। रामायण तथा महाभारत के अंतिम भाग का संकलन गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्या होते थे। आगे देखते हैं, निगम, पूग, गढ़ तथा श्रेणी गुप्त काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों के संगठन थे। अब आते हैं हर्षवर्धन पर। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। वेनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया था और उसने अपनी ग्रंथ सियुकी में लिखा था। देखिएगा, सियुकी किसकी रचना है? वेनसांग की रचना है सियुकी। यह बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हर्ष ने पूर्ववर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, किंतु हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। हर्षवर्धन सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। यह भी बार बार पूछा जाता है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? तो यह शिलादित्य था। आगे देखते हैं, हर्ष ने शिव पार्वती की आकृति युक्त सिक्के चलवाए थे। हर्ष एक महान विद्वान था। उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक ग्रंथों की रचना की। देखिए, यह तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 ही ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। हर्ष ने शशांक, जो कि गौड़ शासक था, को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया था। आगे देखते हैं, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। एहोल अभिलेख में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था, जिसने जो है हर्षवर्धन को हराया था। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर
वहां से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित करवाया था। आगे देखते हैं। हर्ष ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तथा दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में बल्लभी तक यह जो है विस्तृत था। आगे देखते हैं। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्त, राष्ट्र में विभाजित था। ठीक है ना, इस तरह से राष्ट्र होता था, तब भुक्त, तब विषय, तब ग्राम आता था। भूत का तात्पर्य प्रांत से था। विषय जिले के समान था। शासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी। आगे देखते हैं। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। वेनसांग के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। नेक्स्ट देखते हैं। इस काल में सर्वाधिक आय भूमि से होती थी। भौतिक कर वसूलने वाला तथा पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी होती था। उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन बाण भट्ट तथा मयूर शर्मन नामक विद्वानों का संरक्षक था। यानी बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्ष चरित्र इन्होंने लिखी है। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र, कादंबरी तथा मयूर शर्मन ने सूर्य शतक की रचना की। देखिए यही हम बोले हैं। ग्राम समाज के प्रधान को ग्रामाछपटलिक कहा जाता था। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जलपंप का उल्लेख भी मिलता है। यहां से आपका पूरा होता है। आगे हम आएंगे तो यहां से जो है मध्यकालीन भारत, उसके बाद आ जाएगा जो है प्राचीन भारत खत्म हो जाता है। तो मध्यकालीन भारत में जो है दिल्ली सल्तनत देखेंगे, मुगल काल देखेंगे, ये सब देखते हुए हम लोग चलेंगे। बाकी जो दक्षिण भारत के भी कुछ राज्य थे इसे भी कवर करेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छा व्यूज गया है, उसके बाद जो है नहीं गया, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।